अब देखते हैं एक प्रमेय क्या है कि रिक्त समुच्चय फाई या हम ये भी कह सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में कुछ ना लिखें, एक अद्वितीय समुच्चय है। हमको ये प्रमेय सिद्ध करनी है, ठीक है ना। अब देखिए हमने एक रिक्त समुच्चय लिया, रिक्त समुच्चय जिसमें कुछ भी नहीं है। अब दूसरा हमने एक ले लिया ऐसे ही बगल एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या हो सकता है? जिसमें एक अवयव हो। ये भी हो सकता है एकल समुच्चय क्योंकि एक अवयव है। ये भी एकल समुच्चय हो सकता है क्योंकि एक ही अवयव है। ये भी एकल समुच्चय हो सकता है क्योंकि एक ही अवयव है। ये भी एकल समुच्चय हो सकता है क्योंकि एक ही अवयव है। मतलब सभी अलग अलग अवयव एकल समुच्चय हैं, परंतु सभी एकल समुच्चय जो है अलग अलग हैं तो एक एकल समुच्चय सभी। ये भी एकल समुच्चय, ये भी एकल समुच्चय, ये भी एकल समुच्चय, ये सब अलग अलग हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो रिक्त समुच्चय होता है इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो रिक्त समुच्चय है एक भी अवयव नहीं है, इसमें एक भी अवयव नहीं है। अगर इस समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करें तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। परंतु अगर हमको कोई दूसरा, जैसे यहाँ पे एकल समुच्चय में एक बार हमने मतलब ब्रैकेट में ए लिया, फिर दूसरा एकल समुच्चय मतलब ब्रैकेट में बी ले लिया, ऐसे बहुत सारे एकल समुच्चय बना सकते हैं। लेकिन क्या हम रिक्त समुच्चय जो ए बनाए हैं फाइव इक्वल्स टू मतलब ब्रैकेट में, ये जो हमारा रिक्त समुच्चय है, अगर हमको दूसरा बनाना हो, अगर कोई दूसरा रिक्त समुच्चय बताना हो तो आपके सामने पुनः फिर से यही आएगा, फिर से वही रिक्त समुच्चय रहेगा, मतलब खाली रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। तो ये जो था ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो सेम सेम है ना। अब तीसरा भी अगर लेंगे तो उसका भी क्या होगा? सेम ही होगा। इसमें भी देखिए तीनों में कोई, चाहे आप जितने क्या कहते हैं रिक्त समुच्चय लीजिए, सारे रिक्त समुच्चय आपके खाली ही होंगे और सेम टू सेम सब सेम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या एकल समुच्चय सब सेम था? नहीं था, लेकिन सब थे एकल समुच्चय। तो कहने का मतलब रिक्त समुच्चय अगर कहा जाए तो सीधा सीधा क्या हम ये बना सकते हैं। लेकिन अगर एकल समुच्चय के लिए कहा जाए तो हम उनसे क्या पूछेंगे कि उस एकल समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखा है वो क्या है। तो एकल समुच्चय के लिए तो पूछना पड़ेगा कि उसके अंदर जो अवयव है वो क्या होगा। लेकिन रिक्त समुच्चय अगर कोई बोल रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं पूछना है, सीधा हमको क्या करना है, या तो फाई लिख देना है या तो मजला ब्रैकेट बना देना है और उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार बार फाइव इक्वल्स टू मतलब इम्पटी सेट आएगा, ठीक है ना। लेकिन एकल समुच्चय में बार बार अलग अलग अवयव आ रहे हैं सभी में, तो हर बार सेट के अवयव अलग अलग थे। लेकिन अब देखिए क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि रिक्त समुच्चय कभी भी आए उसे मजला ब्रैकेट बना देना है या फाई लिख देना है यहाँ पे, या फाई भी हम बना सकते हैं। लेकिन एकल या युग्म वाला सेट आए तो उसके लिए उसके अवयव क्या हैं पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब रिक्त समुच्चय जो होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। मतलब चाहे हम जितनी बार अलग अलग रिक्त समुच्चय बनाएं, हम बनाएं या आप रिक्त समुच्चय बनाओ, सभी का रिक्त समुच्चय एक ही तरह का होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एकल समुच्चय बनाना हो तो सबका अलग अलग भी हो सकता है या एक प्रकार से भी हो सकता है। अगर उसके अवयव मिल गए तो एक प्रकार से होगा, नहीं तो अलग अलग सारे क्या कहते हैं एकल समुच्चय या युग्म समुच्चय होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं अगली प्रमेय। अगली प्रमेय क्या है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक कोई भी समुच्चय हो उसका उपसमुच्चय ही होता है। कैसे? देखिए माना कोई समुच्चय ए है, मान लीजिए कोई समुच्चय ए बराबर जिसमें अवयव 1 2 3 है, और दूसरा एक रिक्त समुच्चय हम ले लिए हो, तो रिक्त समुच्चय में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो सेट ए में ना हो। मतलब ये जो रिक्त समुच्चय है इसमें कोई भी ऐसा अवयव है ही नहीं जो सेट ए में ना हो। हम जानते हैं उपसमुच्चय क्या होता है। मान लीजिए आपका सेट ए बराबर 1 2 3 है और एक दूसरा सेट बी है, बी बराबर मान लीजिए कि 3 है, केवल 3। तो सेट ए का उपसमुच्चय सेट बी होगा, मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि सेट बी में जो अवयव हैं वो सारे के सारे अवयव सेट के हैं, सेट में है, तो सेट ए का उपसमुच्चय बी हुआ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक सेट हमारा सी है जो कि फाई एक सेट है जो इम्पटी है, तो इसमें जो एलिमेंट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है वो क्या सेट ए में है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है सेट ए में होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है।
तो 100% हम ये भी तो कह सकते हैं कि सेट ए का जो सबसेट है वो इम्पटी सेट हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसमें जो एलिमेंट लिखा है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं करता तो सबसेट नहीं होता, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए था उसका सबसेट क्या है, फाई होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न में, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय हो वो स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है। कैसे, देखिए प्रूफ। माना कोई समुच्चय ए बराबर 1 2 3 है कि सभी उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, या तो इम्पटी सेट होगा, या 1 या 2 या 3 या 1 2 या 2 3 या 1 3। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके सारे के सारे अवयव लेकर एक सेट बनाया हो, और ये जो सेट बना है इसके सारे अवयव सेट ए में तो है ही ना, ये भी तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी तो आपका सेट ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए भी हो सकता है, क्योंकि इसके मतलब ये जो आया है 1 2 3 सबसेट इसका, इसके प्रत्येक अवयव सेट ए के अवयव हैं, मतलब ये जो सेट बना इसके प्रत्येक अवयव सेट ए में हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो सेट बना है लास्ट में, ठीक है ना, इसका जब सबसेट बनाते तो लास्ट में ये जो 1 2 3 बना, ये खुद भी ये क्या है, ये देखिए ये सेम टू सेम यही सेट है। हम इसको सेट ए भी तो बोल सकते थे, खुद भी एक सेट ए बन गया, इसलिए कोई भी समुच्चय खुद का ही उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है ना। अब अगली पर में देखते हैं, यदि किसी समुच्चयों में अवयवों की संख्या n हो तो उसके सभी जो संभव हैं उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना। अब देखिए हमने मान लिया कि माना सेट ए में n अवयव हैं, क्या है, A1 A2 A3 अप टू स्वान an अवयव हैं। ठीक है ना। तो सभी उपसमुच्चय क्या होंगे, सभी उपसमुच्चयों की संख्या, देखिए जब एक एक अवयव को लेकर हम उपसमुच्चय बनाते हैं तो कितने बनेंगे, देखिए अब यहाँ ए पे एक एक अवयव लेकर बनने वाले कुल उपसमुच्चय, मझले ब्रैकेट में A1, दूसरे वाले मझले ब्रैकेट में A2, ऐसे कंटिन्यू जाते जाएंगे तो AN तक पहुँचेगा। मतलब n अवयव थे तो एक एक को लेकर हम कितने n अवसेट बना सकते हैं, एक एक अवयव को लेकर। मतलब इसका क्या हुआ कि उपसमुच्चय NC1, देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि n अवयवों में से कोई एक अवयव को लेकर बनने वाली संख्याओं को या चुनने के तरीकों के प्रकार हैं ये। ठीक है ना, मतलब n संख्याएं हैं, n में से किसी एक को लेकर बनाने वाले समुच्चयों की संख्या है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया n। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता था कि इसके उपसमुच्चय को दो दो अवयवों को लेकर भी उपसमुच्चय बना सकते थे। तो जब दो दो अवयवों को लेकर उपसमुच्चय हमको बनाना हो तो इसके उपसमुच्चयों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, NC2। NC2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n अवयव थे लेकिन दो दो अवयवों को लेना है, कितने, दो दो अवयवों को। ठीक है ना, दो दो अवयवों को लेकर एक सेट में रखना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए A1 A2 ले लिया, ये एक सेट बन गया। अगला हम सेट क्या ले सकते थे, A2 A3 ये ले सकते थे। अगला भी ऐसे ऐसे कितने ये समुच्चय बन सकते हैं जब दो दो अवयव को ले रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि NC2 होगा, और NC2 का मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों अवयव सेम सेम नहीं हैं, तब की कंडीशन है NC2। क्या है, NC2 का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि A1 एक बार ले ले फिर से A1 एक बार ले ले, मतलब A1 कामा A1, तब तो ये सेट ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि कोई भी सेट है उसमें एक अवयव केवल एक बार ही आना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। तो A1 और A1 हम दो अवयवों को लेकर जो समुच्चय बना रहे हैं उसमें दोनों अवयव सेम नहीं हो सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो NC2 मैं लिख रहा हूँ इसमें जो दो दो अवयव लेकर हम बना रहे हैं सेट, उसमें दोनों अवयव सेम नहीं हैं। ठीक है ना। अब इसी प्रकार जब तीन तीन अवयव को लेकर बनाना हो तो क्या हो जाएगा, NC3। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है कि अब देखिए मान लीजिए सेट है A जिसमें अवयव 1 2 3 हैं, तो दो दो अवयवों को लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या देखिए 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, या 1 3 हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। दो अवयव जो लेंगे और बनाएंगे तो इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना।
अब कोई भी आप लोगे तो इसी से मैच करेगा, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि 3 ये हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला जो कम्बिनेशन का फार्मूला यूज कर रहे थे, अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अवयवों की कुल संख्या कितनी, 3 है। और सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, कुल जो अवयव होते हैं उतना सी, और जितने जितने अवयवों को लेकर बनाना है तो 2 अवयव, तो 3C2। अब 3C2 का मतलब क्या हुआ, 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला याद रखिएगा। जब 3 अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या क्या है, संख्या NC3। इसी प्रकार 4 4 5 5। अब देखिए बाद में एकदम लास्ट में जब यूनियन, पूरे यूनियन को हम लेकर बनाएंगे तो कितना आएगा, NCN, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब देखिए सभी अर्थात मतलब 1 1 लेकर, 2 2 लेकर, 3 3 लेकर, 4 4 लेकर, सभी ऐसे 5 5 लेकर सभी जो उपसमुच्चय बनाए, अवयवों को लेकर जो उपसमुच्चय बनाए से बनने वाले उपसमुच्चयों की कुल संख्याओं को मतलब जोड़ना है। 1 1 लेकर बनाए थे वो भी उपसमुच्चय हैं, और जब 2 2 लेकर बनाए थे वो भी। अब सभी जो 1 1 को लेकर बनाए थे, जितने भी उपसमुच्चय बने थे वो 2 2 को लेकर बनने वाले कुल उपसमुच्चयों की संख्या वो, ऐसे ऐसे सभी करते हुए सब जोड़ेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, उस सेट जो सेट है जिसमें n अवयव हैं उनकी कुल उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी। देखिए जब 1 1 लेकर बनाया गया था तो NC1 आया था, जब 2 2 लेकर बनाया गया था तो NC2 आया था, जब 3 3 लेकर बनाया गया था तो NC3 आया था, जब क्या कहते हैं पूरा का पूरा लेकर एलिमेंट बनाया गया था तो NCN था, ठीक है ना। अच्छा, इन सभी उपसमुच्चयों में एक उपसमुच्चय और भी आएगा जो रिक्त समुच्चय होता है भाई। तो इसमें क्या है, एक रिक्त समुच्चय भी है, तो मतलब ये सभी तो जोड़ेंगे लेकिन बाद में रिक्त समुच्चय को भी तो जोड़ना है, क्योंकि हम पिछली वाली प्रमेय से तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये सभी क्या हो जाएगा, NC1 + NC2 + अप टू NCN। और ये जो एक रिक्त समुच्चय, एक समुच्चय रिक्त समुच्चय, तो उसमें हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। अब देखिए इस एक को हम क्या बोल सकते हैं, NC0, क्योंकि NC0 की वैल्यू 1 होती है। अगर इस चीज़ को एक के स्थान पे अगर इसको लिख दें तो क्या आएगा, NC0 + NC1 + NC2 + NC3 + अप टू NCN। अब देखिए ये जो होता है, ये देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है 1 + x की होल पावर n = NC0 + NC1x + NC2x² + अप टू NCN x पावर n। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे x के स्थान पे 1 रख दें तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 + 1 का होल पावर n हो जाएगा = NC0 + में NC1 + NC2। अब यहाँ पे देखिए x के स्थान पे 1 हो जा रहा है, 1 यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1 की पावर n भी 1 ही आएगी। तो मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, 1 1 2 की पावर n बराबर ये पूरा। तो मतलब इस पूरे को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n।